अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ सना खान और आज जो मैं लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो है आईपी एड्रेसिंग। स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेसिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि 9th क्लास से लेकर अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आपने कोई एंट्री टेस्ट देना है, इवन कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अगर आप वहाँ पर किसी वैकेंट पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की टीचिंग जॉब, लेक्चरशिप की जॉब या किसी भी किस्म की जॉब के इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर तरह के पेपर्स में, एग्जाम्स में, टेस्ट में ये पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट कि आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। आईपी एड्रेसिंग, सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। आईपी एड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज एसोसिएटेड विद द डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग होता क्या है। जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क हम चाहे कोई 10 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करके या 10 डिवाइसेस को आपस में अटैच करके बनाए, या चाहे कोई 20 डिवाइसेस को बनाए, या चाहे कोई 30 डिवाइसेस को, हमें इसे सिंपली समझने के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में हम उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को अपना कोई मैसेज भेजना है, कम्युनिकेशन करनी है, जैसे कि हमें पता है कि जब नेटवर्क बनाया जाता है तो नेटवर्क का मेन मकसद ये होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, अपना कोई भी मैसेज, कोई फाइल, कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है। तो जैसा कि हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये होती कैसे है? जब भी किसी एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अपनी कम्युनिकेशन करनी है तो हर कंप्यूटर के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी के साथ किसी अपने फ्रेंड को कॉल करनी है, उससे बात करनी है, जब हमने अपने मोबाइल के थ्रू दूसरे मोबाइल को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं? हम कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमारे पास दूसरे जो हमारा फ्रेंड है, हमारा ब्रदर है, हमारा भाई है, बहन है, कोई भी है, रिश्तेदार है, रेलिवेंट है, तो हमें क्या करना होगा? उसके फ़ोन नंबर को हमें पता होना होगा। उसके फ़ोन नंबर के थ्रू हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल वगैरह कुछ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन आईटी की लैंग्वेज में, कंप्यूटर नेटवर्क की लैंग्वेज में हम क्या करेंगे? जब भी हमें किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा तो हमें दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। इन शॉर्ट वर्ड्स के जितने भी कंप्यूटर्स एक एक नेटवर्क में कनेक्ट होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स, उन सब कंप्यूटर के पास अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को अपना मैसेज भेजना है या उससे मैसेज रिसीव करना है तो उसको लाजमी उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। और हर कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। वो इस तरह जैसे कि अब हर इंसान का फ़ोन नंबर डिफरेंट होगा। अगर हम किसी एक इंसान को फ़ोन कर रहे हैं, अगर फ़ोन नंबर दो इंसानों का सेम है तो वो दोनों को फ़ोन चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर इंसान का जो फ़ोन नंबर होता है दैट इज़ द यूनिक। बिल्कुल इसी तरह आईपी एड्रेसिंग भी हमारे पास यूनिक होता है। अब बात करते हैं असाइंड बाय। असाइंड बाय का मतलब ये है कि जो आईपी एड्रेस है कंप्यूटर्स के पास होता है, नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर्स अटैच होते हैं उनके पास आईपी एड्रेस होता है, ये हमने देख लिया। अब आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? तो स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करता है डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर। एंड व्हाट इज डीएचसीपी सर्वर? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड सर्वर। हमारे पास नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, उन कंप्यूटर्स के पास अपना अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है और ये आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? डीएचसीपी सर्वर। दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे 9th क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डीएचसीपी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डीएचसीपी इन द आईपी एड्रेसिंग। और इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएचसीपी क्या होता है एंड व्हाट स्टैंड्स फॉर डीएचसीपी। डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। डीएचसीपी सर्वर बेसिकली एक ऐसा सर्वर है जो कि कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करता है कि आपका ये आईपी एड्रेस है, इस कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है। अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर के साथ आपस में, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये देखिए, हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कंप्यूटर, ये हमारे पास तीसरा कंप्यूटर है। हम कह लेते हैं ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है। अब कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी के साथ कनेक्ट होना है, ये तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, लेकिन कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को मैसेज भेजना है, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, तो कंप्यूटर ए के पास कंप्यूटर बी का जो आईपी एड्रेस है वो लाजमी उसको पता होना चाहिए कि इसका क्या आईपी एड्रेस है। तो कंप्यूटर ए क्या करेगा?
कंप्यूटर बी के आईपी एड्रेस पर ही अपना मैसेज सेंड करेगा। अगर कंप्यूटर बी ने ए तक पहुंचाना है तो कंप्यूटर ए के आईपी एड्रेस को अपना मैसेज देगा। अगर कंप्यूटर बी ने सी से करना है या सी ने बी से करना है या ए ने सी या सी ने ए से करना है तो हर कंप्यूटर के पास दूसरे का आईपी एड्रेस होना चाहिए जिसने उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर के पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास यूनिक है, इसके पास यूनिक है, इसके पास यूनिक है। तो ये तो इसको इन तीनों कंप्यूटर्स को किसने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है? बेसिकली डीएचसीपी सर्वर ने किया हुआ है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन से स्टैंडर्ड्स हैं आईपी एड्रेसिंग के। हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास आईपी एड्रेसिंग के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है IPv4 एंड द नेक्स्ट वन इज द IPv6। व्हाट इज IPv4? IPv4 का मतलब यह है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। सबसे पहले हमारे पास आया था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका मतलब यह है कि IPv4 सबसे पहले हमारे पास आया था। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है ये भी। इससे भी क्या होता था कि हमारा काम बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई हैं वैसे वैसे नेटवर्क में कंप्यूटर्स बढ़ते गए हैं। तो जब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो फिर IPv4 के लिए उन सब को हैंडल करना सर मुश्किल काम हो गया था। ठीक है, तो फिर हमने ज़्यादा फीचर्स इन्हेंस करने के लिए क्या किया था? IPv6 को इंट्रोड्यूस किया था। फिर IPv6 आया तो जितने भी कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क में आ जाए उन सबको हैंडल किया जा सकता है IPv6 में। आगे हम डिस्कस करते हैं IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज IPv4। IPv4 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी एक रैंडम से एग्जांपल दे दूं। मैं दे दूं 172.16.54.1। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो एग्जाम्पल है ज़रूरी नहीं है कि आप यही दें, आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। और हम इस लेक्चर में आज ये डिस्कस भी करेंगे कि एग्जाम्पल्स खुद से बनाई भी कैसे जा सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं IPv4 की। तो IPv4 में ग्रुप्स कितने हैं? जैसा कि ये एग्जाम्पल हमारे पास है हम दे सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ। हमारे पास IPv4 में टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं। IPv4 में स्टूडेंट्स टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 4। इट्स मीन हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 4। उसके बाद सेपरेटेड बाय की हमने यहाँ पे हेडिंग इसलिए दिया है कि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ये 4 ग्रुप्स हैं। ये किसके साथ सेपरेटेड है? ये सारे के सारे सेपरेट हुए हुए हैं। कैसे पता चल रहा है कि ये 4 ग्रुप्स हैं? देखें ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, 4, इनके दरमियान आप देख सकते हैं एक डॉट का सिंबल है। कौन सा सिंबल है? डॉट का सिंबल है। इसका मतलब यह है कि हर ग्रुप जो है वो सेपरेट हुआ है डॉट सिंबल से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेपरेटेड बाय द डॉट सिंबल। जो हर ग्रुप है, ईच ग्रुप सेपरेटेड बाय द डॉट सिंबल। द नेक्स्ट थिंग इज रेंज। अब बात करते हैं, हमारे पास टोटल 4 ग्रुप्स हैं 172, 16, 54, 1। ये उन ग्रुप्स के नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसकी एग्जांपल खुद से कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसकी रेंज क्या है? फॉर एग्जांपल पहला जो मेरे पास ग्रुप है दैट इज़ द 172, इसकी क्या रेंज हो सकती है? 0 से लेकर 255 तक इसकी रेंज हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह जो मेरे पास दूसरा है इसकी भी जो रेंज है 0 से 255 तक हो सकती है। ये जो थर्ड वन ग्रुप है इसकी भी रेंज 0 से 255 तक हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो 4 1 है दैट इज़ द 1, इसकी भी रेंज 0 से 255 तक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी ऐसी एग्जांपल लिख सकती हूँ जिसके पहले ग्रुप में 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर हो और दूसरे ग्रुप में भी 0 से 255 तक कोई भी नंबर हो। बिल्कुल इसी तरह तीसरे और चौथे ग्रुप में भी 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर हो। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है IPv4 की। और मैंने जैसे को आपको बता दिया है कि हर ग्रुप जो है मेरे पास वो एक डॉट सिंबल के साथ सेपरेट हुआ है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द बिट्स। हमारे पास एक IPv4 है। IPv4 में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप या मिस ना करें। सबसे पहले बात करते हैं 172, 16, 54 और 1। ये मेरे पास क्या है? IPv4 की मैंने एक एग्जांपल लिया है। हमने इसकी जी स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि नंबर ऑफ बिट्स IPv4 में कितनी होती हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी रेंज की। रेंज होती है 0 से 255 तक। इसका मतलब है जो मैक्सिमम जो वैल्यू मेरे पास हो सकती है हर ग्रुप में दैट इज़ 255। बिल्कुल इसी तरह 255 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 255 एक डेसिमल नंबर है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ। इसको LCM लेती हूँ इसका 2 के साथ। 2 1 2, 2 2 4, एक आगे गया 2 7 14 और एक बच गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह फिर दोबारा 2 पे 2 6
12 एंड 2 3 ज़ा 6 एक बच गया आगे। बिल्कुल इसी तरह 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एक बच गया आगे, 2 1 ज़ा 2 एक आगे गया, 2 5 ज़ा 10 एक बच गया, दैट इज़ द आगे। उसके बाद 2 7 ज़ा 14 एक बच गया, उसको आगे लिख दिया। 2 3 ज़ा 6 एक बचा, उससे आगे लिख दिया। 2 1 ज़ा 2 एक बचा, उसको आगे लिख दिया। उसके बाद 2 के टेबल में 1 0 पे आते हैं, 0 10 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 क्या बच गया 1। अब ये जो मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं, इसका मतलब है ये मेरे पास बाइनरी में इसकी वैल्यू है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 ये मेरे पास वैल्यू आ गई बाइनरी में। अब हमने फाइंड करना था कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं, दैट इज़ द 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है ये पहला जो ग्रुप है इसमें भी मेरे पास कितनी बिट्स हो सकती हैं, मेरे पास 8 बिट हो सकती है। जो दूसरा ग्रुप है इसमें भी 8 हो सकती हैं, तीसरा है इसमें भी 8, जो चौथा है इसमें भी 8 हो सकती हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दोबारा लिख देती हूँ ताकि इसमें ज़रा हमें मुश्किल ना हो। 172.16.54.1 ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, ये नंबर ऑफ बिट्स हमने देख लिया। हर 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 8 8 नंबर ऑफ बिट्स हैं। अब हमने देखना है कि IPv4 पूरे में, इस पूरे में कितनी बिट्स हैं। जब 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें और 4 इसमें है, तो टोटल कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। इसका मतलब है 4 ग्रुप्स हैं और हर में नंबर ऑफ बिट्स भी 4 हैं। तो 4 को 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 16। इसका मतलब ये है कि IPv4 में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई हैं मेरे पास 16। IPv4 में मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 16, क्योंकि हर ग्रुप में मेरे पास 4 बिट्स हैं और टोटल ग्रुप्स मेरे पास 4 हैं। तो इसका मतलब है जब इनको मैं या तो मैं 4 + 4 + 4 + 4 कर दूं या 4 × 4 कर दूं तो मेरे पास सेम ही आंसर आएगा, दैट इज़ द 16। इसका मतलब है कि IPv4 में मेरे पास टोटल 16 बिट्स हैं। हमने देखा ये है कि IPv4 में हमारे पास टोटल 4 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप जो है वो सेपरेट हुआ है इस डॉट के सिंबल से, जैसे कि आप देख सकते हैं 172.16.54.1, ठीक है। उसके बाद रेंज की बात की थी हमने कि हर ग्रुप की जो रेंज है वो कितनी हो सकती है 0 से 255। इसका मतलब है पहले ग्रुप में 0 से 255 तक कोई वैल्यू आ सकती है। 16 यानी जो सेकंड ग्रुप है इसमें भी 0 से 255 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। थर्ड में भी 4 में भी 0 से लेकर 255 तक हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम लिख देंगे तो वो भी मेरे पास IPv4 की एग्जाम्पल होगी। और मैक्सिमम वैल्यू, हर ग्रुप की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब मैंने बताया कि रेंज 0 से 255 है, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। जब मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 255 है तो नंबर ऑफ बिट्स हमने फाइंड करने हैं एक ग्रुप में। इस ग्रुप में नंबर ऑफ बिट्स 8 है, क्योंकि मैंने 255 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 8 बिट्स आ गई। इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 आ गई, ठीक हो गया। अब हमने देखना यह है कि मेरे पास टोटल हर ग्रुप में तो 8 बिट्स थी। हर ग्रुप में मेरे पास कितनी थी, सॉरी स्टूडेंट्स देखें, इस ग्रुप में मेरे पास कितनी बिट्स हैं 8 हैं। मैंने यहाँ पर 8 निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी मेरे पास हर ग्रुप में कितनी है 8 है। इसका मतलब है इस ग्रुप में मेरे पास कितनी है 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है और इसमें 8 है। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप देखें इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स मेरे पास 4 हैं। हर ग्रुप में 8 बिट्स हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आंसर आया 32। इसका मतलब है IPv4 में मेरे पास कितनी बिट्स आ गई हैं, दैट इज़ द 32, दैट इज़ द 32। IPv4 पूरे के पूरे में मेरे पास टोटल जो बिट्स हैं वो 32 हैं, क्योंकि हर ग्रुप में मेरे पास 8 यानी 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें और 8 इसमें है। जब इन चारों को या तो मैं जमा कर लूँ या 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 4 मेरे पास ग्रुप्स हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 32। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ IPv6। IPv6 की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिंपल वे में हम देखेंगे कि IPv6 क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। IPv6 की सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो हम एक रैंडम सी एग्जांपल लिख देते हैं 2001.203.4.0.5 6 7.8.1। ठीक हो गया। ये मैंने एक रैंडम से एग्जांपल लिया है IPv6 की। सबसे पहले देखें मेरे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स देखूंगी, दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 एंड 8।
टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स मेरे पास कितने हैं 8। टोटल ग्रुप्स कितने हैं मेरे पास 8 और सेपरेटेड बाय हर ग्रुप जो है वो सेपरेट किया हुआ है किससे कॉलन के साथ। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है कॉलन है फिर सेकंड ग्रुप है फिर कॉलन है फिर थर्ड ग्रुप फिर कॉलन फिर फोर्थ फिर कॉलन। हर ग्रुप के दरमियान में मैंने कॉलन लगाया हुआ है इसका मतलब है हर ग्रुप्स को मैंने कॉलन के साथ सेपरेट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सेपरेटेड बाय कॉलन सिंबल। इसका मतलब है हर ग्रुप जो मेरे पास है वो कॉलन के सिंबल के साथ सेपरेट हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं बिट्स की। बिट्स की बात इस तरह से करनी है कि हमने देखना है कि हर ग्रुप में मेरे पास कितने बिट्स हैं। जब मैं देखूंगी हर ग्रुप में कितने बिट्स हैं फिर मैं ये भी देख लूँगी कि मेरे पास पूरे के पूरे IPv6 में नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरे पास जो फर्स्ट मेरे पास ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है इट्स मीन मेरे पास जो हर ग्रुप है इसमें मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर कितने हैं। हेक्साडेसिमल नंबर मेरे पास हो सकते हैं हर ग्रुप में 4। हेक्साडेसिमल डिजिट्स कितने हैं 4। इसका मतलब है इसमें भी 4, सेकंड ग्रुप में, थर्ड में 4, फोर्थ ग्रुप में 4, फिफ्थ 6 7 8, 8 ग्रुप में, 8 ग्रुप्स में मेरे पास कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं दैट इज द 4। कितने हैं मेरे पास 4 हैं। इसका मतलब है इसमें भी 4 है, 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 इसमें भी और इसमें भी। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या थे हेक्साडेसिमल डिजिट्स। अब ये चीज़ हम जानते हैं कि एक हेक्साडेसिमल में मेरे पास बिट्स कितनी होती हैं। एक हेक्सा में मेरे पास 4 बिट्स होती हैं स्टूडेंट्स। एक ग्रुप में 4 मेरे पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं और एक हेक्साडेसिमल डिजिट में मेरे पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 4 हैं। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक हेक्साडेसिमल डिजिट है इसमें 4 है, ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट है इसमें मेरे पास बिट 4 है, ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट है इसमें बिट 4 है, ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट है इसमें 4 है। तो 4 + 4 + 4 + 4 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 16। या मैं कर लूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो मेरे पास आया 16। इसका मतलब है ए ग्रुप में मेरे पास जो नंबर ऑफ बिट्स आई हैं दैट इज़ द 16। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16, फिर 16 और फिर 16। ये टोटल मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मेरे पास टोटल जो ग्रुप्स थे वो 8 थे। अब देखें कि 16 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 मेरे पास आंसर आया 128। इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन IPv6 में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ गई 128। वो किस तरह से हमने कैलकुलेट की, वो कैलकुलेट हमने इस तरह से की कि सबसे पहले हमने देखा कि मेरे पास टोटल जो ग्रुप्स थे वो 8 थे, 8 ग्रुप्स थे। हर ग्रुप जो है वो कॉलम के साथ सेपरेट हुआ हुआ है इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हर ग्रुप में मेरे पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं इन ईच ग्रुप। ईच ग्रुप में मेरे पास हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, वो कितने होते हैं 4। इसका मतलब है इसमें भी 4, इसमें भी 4, हर किसी में 4 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, फॉर एग्जांपल मैं कर लेती हूँ ABCD। ये मेरे पास क्या है पहला ग्रुप है। अब पहले ग्रुप में मेरे पास ये पहला हेक्साडेसिमल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ए में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हो सकती हैं 4 हो सकती हैं, बी में भी 4, सी में भी 4, डी में भी 4। इसका मतलब है जब मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 16। बिल्कुल इसी तरह जो मेरे पास दूसरा ग्रुप था इसमें भी 16, तीसरे में, चौथे में, 8 के 8 ग्रुप में मेरे पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स हो गई 16। अब जब 8 ग्रुप में 16 हो गई हैं तो मैंने 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 128 बिट्स। इसका मतलब है IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं वो हुई हैं 128। स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा लेक्चर। अब हम पीछे से रिवाइज करते हैं ज़रा आज हमने डिस्कस क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है कि हम कंप्यूटर्स जितने भी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं उन सब कंप्यूटर को कोई ना कोई यूनिक IP एड्रेस देना पड़ता है, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जब उसने कम्युनिकेट करना है तो उसके पास उसका कोई ना कोई एड्रेस तो हो जिस पर वो अपना लेटर भेजे, मैसेज भेजे। अगर एड्रेस नहीं होगा तो वो उसके साथ बात नहीं कर सकता। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त के साथ बात करनी है, मेरे पास उसका फ़ोन नंबर
नहीं है तो मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो उसके पास उसका आईपी एड्रेस लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर के पास होता है, हर कंप्यूटर के पास जो आईपी एड्रेस होता है वो मुख्तलिफ होता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो डीएचसीपी सर्वर हर कंप्यूटर को असाइन करता है। व्हाट इज डीएचसीपी? डीएचसीपी इज द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद हमने बात की थी स्टैंडर्ड्स की। तो आईपी एड्रेसिंग के बेसिकली हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स थे, दैट इज द IPv4 एंड IPv6। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज द IPv4 एंड व्हाट इज IPv6। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज IPv4? IPv4 की एक एग्जांपल लिखी। सबसे पहले हमने 172.16.54.1। ठीक है। अब हमने इसमें देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 4 थे, दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल ग्रुप्स मेरे पास 4 थे और हर ग्रुप जो सेपरेट हुआ था डॉट सिंबल के साथ। ये पहला ग्रुप है, फिर डॉट है, फिर दूसरा ग्रुप है, फिर डॉट है, फिर तीसरा ग्रुप है, फिर डॉट है, फिर चौथा ग्रुप है। इसका मतलब है हर जो ग्रुप है वो डॉट सिंबल के साथ सेपरेट हुआ है। उसके बाद हमने देखी थी रेंज। रेंज क्या है कि हर ग्रुप की जो रेंज है वो 0 से 255 तक है। इसका मतलब यह है कि हर ग्रुप में 0 से लेकर 255 तक हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब रेंज 0 से 255 तक है, इसका मतलब है मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? वो 255 हो सकती है हर ग्रुप में। ऐसा भी हो सकता है पहले में भी, दूसरे में, तीसरे, चौथे सब ग्रुप्स में 255 ही मेरे पास वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रेंज 0 से 255 तक है। मैक्सिमम वैल्यू 255 है, 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकती। अब हमने देखना है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं। ग्रुप में इस ग्रुप की जो मैक्सिमम वैल्यू थी हमें पता है 255, दूसरे ग्रुप की जो मैक्सिमम वैल्यू 255, थर्ड, फोर्थ की भी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 255 हो सकती है। नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जैसा कि एलसीएम से हमने कन्वर्ट किया है। अब कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 8 बिट्स आई हैं। कितनी आई हैं? 8 बिट्स। इसका मतलब है पहले ग्रुप में 8, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों के चारों ग्रुप में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी आई हैं? 8। जब नंबर ऑफ बिट्स 8 आई हैं 4 ग्रुप्स में, टोटल ग्रुप्स 4 हैं, एक में नंबर ऑफ बिट्स 8 हैं, तो मैं क्या करूंगी? 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि टोटल ग्रुप्स 4 हैं तो मेरे पास क्या आया? 32। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ गई हैं? 32 आ गई हैं। इसका मतलब है पूरी IPv4 में मेरे पास जो बिट्स हैं दैट इज द 32 बिट्स हो गई। ठीक है, IPv4 में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था IPv6। IPv6 की बात जब हमने की थी तो हमने देखा था कि इसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं। इसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप जो है वो सेपरेट हुआ है कॉलन के सिंबल से। IPv4 में डॉट के सिंबल से था, इसमें कॉलन के सिंबल से हर ग्रुप जो है वो सेपरेट हुआ है। अब हमने देखा था कि हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 4 इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में हेक्साडेसिमल डिजिट्स 4 हो सकते हैं और हम ये जानते हैं कि एक हेक्साडेसिमल में हमारे पास 4 बाइनरी बिट्स होती हैं। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर पहला ग्रुप है ABCD, मेरे पास कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं? ABCD 4 हैं मेरे पास और हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं और हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट में बाइनरी बिट्स कितनी हैं? 4 हैं। बाइनरी बिट्स कितनी हैं? 4 हैं। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 हैं। इसका मतलब टोटल मेरे पास कितनी होगी? 16। जैसा कि मैंने देखा 4 4 4 4 4 4 16। इसका मतलब है हर ग्रुप में नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 16 है। टोटल ग्रुप्स 8 हैं, नंबर ऑफ बिट्स 16 हैं। 16 को मैंने यहाँ पर आप देखें 8 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स मेरे पास 8 थे। मेरे पास आंसर आया 128। इसका मतलब है IPv6 के पूरे IPv6 में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ गई? 128 बिट्स आ गई हैं IPv6 में। स्टूडेंट्स ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट IPv6 से रिलेटेड वो ये है कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी लिमिट क्या है। लिमिट में अगर बात करूँ वैल्यू की तो मेरे पास क्या हो सकती हैं? 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है और F हो सकता है। F तक हो सकती हैं, F से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। ए की वैल्यू क्या है मैं आपको बताती चलूँ। ए मेरे पास होता है 10 के इक्वल होता है, बी मेरे पास होता है 11 के इक्वल होता है, सी मेरे पास होता है 12 के इक्वल होता है, डी मेरे पास 13 के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह ई मेरे पास 14 के इक्वल होता है और एफ मेरे पास होता है 15 के इक्वल होता है। एफ से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी होती है लिमिट। आप इसको रेंज भी बोल सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये ए की वैल्यू 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 4 और एफ की 15 कैसे आई है हम इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इस हवाले से किसी किस्म का कोई मसला ना रहे। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना है कि ए की मेरे पास वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। बी की क्या है, बी की मेरे पास है 11, सी की क्या है 12, डी की क्या है 13, ई की क्या है 14
और f की क्या है 15। ये वैल्यूज़ हमें पता है। अब हमें देखना है कि a की जो बाइनरी वैल्यू है ना 0 1 की फॉर्म में, वो क्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a की जो डेसिमल वैल्यू है दैट इज़ द 10। अब हमने क्या करना है, 10 का एलसीएम अगर 2 पे लें तो मेरे पास बाइनरी वैल्यू आ जाएगी कि a की बाइनरी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि a क्या है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, इसमें 4 बाइनरी बिट्स हैं। तो वो 4 बाइनरी बिट्स कौन सी हैं a में, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 5 10, 2 5 10, मेरे पास क्या बचा 0, उसको मैं लिख देती हूँ आगे। 2 2 4, क्या बचा 1, इसको लिख देती हूँ आगे। 2 1 2, क्या बचा 0, इसको आगे लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह दोबारा करूँगी। 2 0 0, क्या बचा 1। अब ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास आंसर है। नीचे से मैं शुरू करूँगी 1 0 1 0। इसकी बेस क्या है 2। ये मेरे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। a की वैल्यू 10 थी, 10 का मैंने एलसीएम लिया, 2 के साथ जो रिमाइंडर्स बचते गए हैं उनको आगे लिख दिया मैंने, और मेरे पास वैल्यू आ गई है, बाइनरी वैल्यू a की क्या है 1 0 1 0। बिल्कुल इसी तरह हम b की भी फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है b की जो वैल्यू है वो क्या है 11 है। तो 11 का हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं 2 पे। 2 5 10, क्या बचा 1, आगे लिख दिया। 2 2 4, क्या बचा 1, आगे लिख दिया। 2 1 2, क्या बचा 0, आगे लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह 2 के टेबल में 1 कहाँ पे आता है, 0 पे 0 आता है, और ये 1 आगे बच गया। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है ये इसका आंसर आ गया है। लेकिन मैंने बॉटम से टॉप की तरफ लेके जाना है, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, और इसकी बेस क्या है 2। इसका मतलब है b मेरे पास किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ। c की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया, c की वैल्यू मेरे पास 12 है। तो c की वैल्यू 12 है, तो मैं लिखती हूँ 12। 12 का एलसीएम ले लेती हूँ 2 के साथ। 2 6 12, क्या बचा 0, फिर 2 3 6, क्या बचा 0, फिर 2 1 2, क्या बचा 1। उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, क्या बचा 1। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। क्या वैल्यू आई हैं, c इज इक्वल टू, नीचे से शुरू करूँगी 1 1 0 0। बेस क्या है इसकी 2, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब देखें ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, इसकी 4 बिट्स आ गई हैं। ये भी एक है, इसकी भी 4 बिट्स आ गई हैं। ये भी एक है, इसकी भी 4 बिट्स आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और जाते हैं। ये c की वैल्यू थी, d की वैल्यू को देखते हैं। d की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 13 है, तो मैं यहाँ पर 13 का एलसीएम ले लेती हूँ 2 के साथ। 2 6 12, एक बचा आगे लिख दिया। उसके बाद 2 3 6, उसके बाद 0 बचा आगे लिख दिया। उसके बाद 2 1 2, एक बचा आगे लिख दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, और 1 बचा आगे लिख दिया। तो मेरे पास ये आंसर आया है। नीचे से शुरू करूँगी 1 1 0 1। बेस क्या है 2, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब है डी की जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या आई है ये। उसके बाद अगर मैं ई की वैल्यू देखना चाहूँ तो ई की वैल्यू 14 है। 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है मैंने। 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, क्या बचा 0, 2 3 6, क्या बचा 1, 2 1 2, क्या बचा 1, आगे लिख दिया। बिल्कुल उसी तरह 2 0 0 1। अब ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास आंसर आ गया है। बॉटम से मैं स्टार्ट करूँगी 1 1 1 0। इसकी बेस क्या है 2। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है 14। 14 किसकी थी ई की। इसका मतलब ई को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। सो गाइस, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।